गुड मॉर्निंग, बैठो बैठो। क्या पढ़ रहे थे मुझे याद नहीं है। कितने दिन में क्लास आई है आज? आप रोज आएगी पर। हाँ, बाकी तो हो गया ना आपका सारा सिलेबस। चलो, क्या पढ़ रहे थे लास्ट में बताओ मेरे को। निर्भरता पढ़ रहे थे ना? क्या क्या लिखा था, फर्स्ट पॉइंट बता दे। किस पे? तरंग की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य पे निर्भर नहीं करता है। दूसरा, दाब पे निर्भर नहीं करता। तीसरा, आर्द्रता पे निर्भर करता है। ठीक है, आर्द्रता बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तरंग का वेग जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लिखा दिया था ये। चलो, नंबर 4 लिखो। ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता। देखो इधर ध्यान से सुनो। ताप बदलने के साथ साथ भी जो है वो ध्वनि का वेग बदलता है। वी का फॉर्मूला कॉपी में लिखा हुआ है, पढ़ के बता दो याद आ रहा हो तो। गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, ऐसा लिखा था फॉर्मूला। ये देखो यहां से तो वी समानुपाती है रूट टी, है क्या नहीं? इसका मतलब तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वेग का मान बढ़ता है। पर इसकी अपन एक समीकरण बनाएंगे, देखो इधर ध्यान से। मैंने लिखा है यहाँ पर V2/V1 इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, T2/T1। ठीक है, किसी भी तापमान पर आपको वेग पता करना है। T1 मैंने मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग है। कितना है, कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर? 232 मानते हैं, पर 332 मानते हैं, पर जरूरी नहीं है 332 हो, क्योंकि आर्द्रता बदलने से, इनसे बदलने से थोड़ा बहुत मान परिवर्तित हो जाता है ना। इधर देखो ध्यान से। यहाँ पे आप तापमान लिखोगे जो टी दे रखा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर टी प्लस, क्योंकि परम ताप लिखना है तो 273 जोड़ दिया इसमें। ठीक है, नीचे भी आपको 0 डिग्री लिखना है अब, तो 0 डिग्री का मतलब भी कितना होता है, 273। तो वी टी अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू, इसे लिख सकता हूँ टी। देखो ये टी के नीचे भी लिखा हुआ है, और ये 273 के नीचे भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो 273 के नीचे लिखूंगा तो एक आ जाएगा, और टी के नीचे लिखूंगा तो टी अपॉन 273 हो जाएगा। और रूट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इधर लिखेंगे तो वी टी इक्वल्स टू वी नॉट, यहाँ लिखा 1 प्लस, जब ये राशि छोटी है तापमान तो 2 4 10 डिग्री 20 डिग्री, 273 से डिवाइड करोगे तो ये मान बहुत छोटा आएगा। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप, बाइनोमियल एक्सपेंशन, दो को आगे लिख देंगे, 1/2 इंटू टी अपॉन 273 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो वी टी इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, वी नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 332 या 330, जो भी दे रखा हो आपको पेपर में। ठीक है, वो वैल्यू पुट कर सकते हो, कुछ नहीं दे रखा तो 332 लिखना है। ठीक है, प्लस इस वी नॉट को यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आपका जो है 332 लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, और यहाँ टी लिख दिया, और नीचे कितना लिखा हुआ है, गुणा करके बताओ कितना आ रहा है, 546, 46 है ना। इससे इसको डिवाइड करोगे तो वीटी का जो मान आता है, वो वीटी का मान होता है वी नॉट प्लस 0.61 टी के बराबर। ठीक है, तो आपको किसी भी तापमान पर वेग निकालना है। अगर क्वेश्चन में वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 330 तो वो लिख देना, 330 नहीं दे रखा, कुछ और दे रखा है 320 तो वो लिख देना, और कुछ नहीं दे रखा तो 332 लिख देना। ठीक है, चलो बनाओ।
आपको तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बस, वी नॉट प्लस 0.61 t। वी नॉट की वैल्यू अगर दे रखी है तो वो लिख देना, नहीं दे रखी है तो 332 लिख देना, है ना। हो गया, ये तो सॉल्व कर ही दिया वरना हो सकता है आपके किसी के दिमाग में ही आ रही होगी, सर यहाँ 330 लिखना है तो यहाँ भी तो 330 लिखना पड़ेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 330 रख के भी सॉल्व करोगे ना तो 0.61 के बाद ही परिवर्तन आएगा। ये मान वैसा का वैसा ही रहता है। 330 320 कुछ भी रख के देखो 0.61 तो आएगा ही आएगा, इसके बाद परिवर्तन हो सकता है। तो आपको बस ये रख देना है, यहाँ बस वैल्यू पुट कर देना। नहीं दे रखा तो 332, और दे रखा है तो जो मान दे रखा है वो लिख देना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तापमान बढ़ने के साथ साथ वेग का मान क्या होता है आपका, बढ़ता जाता है। ये जो टी लिखा हुआ है स्मॉल टी पीछे, ये डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है ना। 10 डिग्री तो 10 डिग्री लिख देना, ठीक है। 20 डिग्री तो 20 डिग्री लिख देना, और इससे आपका किसी भी ताप पर जो है वो वेग आ जाएगा। आगे बढ़े, नंबर 5 लिखो। नंबर 5, वायु प्रवाह पर निर्भरता। वायु प्रवाह पर निर्भरता, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, हवा चल रही है, ये मान लो कोई स्पीकर लगा हुआ है, ऐसा देखो ये स्पीकर है ये, ठीक है। इससे ध्वनि तरंग निकल रही है, और ध्वनि तरंग इस तरफ जा रही है। ध्वनि तरंग का वेग जो है वो मान लो कितना है, वी, है ना। और जो है हवा भी इधर ही चल रही है, ये वायु का वेग है, वी एयर लिख दिया। तो उस कंडीशन में ये वेग इसमें जुड़ जाता है, जिसका परिणामी वेग आएगा वो कितना हो जाएगा, वी प्लस वी एयर हो जाएगा, ठीक है। होता है ना ऐसा, स्पीकर से आवाज आ रही है और अगर जो है उसी दिशा में हवा चल रही है तो आपको आवाज जल्दी सुनाई देने लग जाएगी, ठीक है। विपरीत दिशा में जा रही है तो कम हो जाएगी, ठीक है। ये फिर से स्पीकर है, ध्वनि तरंग इस तरफ जा रही है वी वेग से, और हवा उल्टी दिशा में चल रही है, ये वी एयर है। तो क्या कर दोगे यहाँ पर, ध्वनि का जो वेग होगा वो आपका v माइनस वी एयर, इसका मतलब वायु प्रवाह पर भी निर्भर करता है। समान दिशा में हो तो जोड़ लेना, विपरीत दिशा में हो तो क्या कर देना, माइनस बनाओ। लिख दिया। तो ये बताओ किस किस पर निर्भर कर रहा था, तीन बातों पे निर्भर कर रहा है, कौन कौन सा है। एक तो तापमान पे निर्भर करता है, आर्द्रता पे निर्भर करता है, और वायु के प्रवाह पर जो है इसकी चाल निर्भर करती है, ठीक है। किस पे निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इन पे जो है ये इसका वेग का मान निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे लिखो आप लोग। हाँ, अब लिखो तीव्रता। अगला टॉपिक है ना, इसके साथ नहीं है, ये तो खत्म हो गया।
तीव्रता के सामने किसको बोलते हैं तीव्रता, बताओ। एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? तीव्रता। पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? चलो, मैंने पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था? चलो लिखो, लिखो। एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में आपतित ऊर्जा की मात्रा, आपतित ऊर्जा की मात्रा तीव्रता कहलाती है। आपतित ऊर्जा की मात्रा तीव्रता कहलाती है। ठीक है, चलो देखो इधर ध्यान से। मान लो ये तरंगे आ रही है, इस तरीके से तरंगे ऐसे एक सिलेंडर बना दिया मैंने यहाँ। ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्रफल पर तरंगे जो है वो आपकी आपतित हो रही है। इस तरफ जो है तरंग का वेग v है। ठीक है, इसकी यहां से यहां तक की दूरी मान लो l है, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो कितना आपका a है। ठीक है, तो अगर यहां पर हम तीव्रता लिखते हैं तो तीव्रता I बराबर एनर्जी मतलब ऊर्जा क्षेत्रफल इनटू समय। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। ठीक है, बना दो। लिख दिया? देखो इधर ध्यान से। ऊर्जा का मान अगर लिखता हूं, ऊर्जा का मान लिखूंगा 1/2 mv²। बोलो बेटा। नीचे लिखूंगा क्षेत्रफल और यहां लिखूंगा समय। एक बात समझ लेना, ये जो v लिखा हुआ है ना, ये वाला v, ये v वो वाला v नहीं है। आपने दो तरह के v पढ़े हैं, कौन कौन से बताओ मेरे को। एक तो जब तरंग चलती है तो कंपन करते हैं कण, उनका वेग होता है, उनका वेग कितना होता है? a ओमेगा। बोलो। और ये जो v लिखा हुआ है, ये v क्या होता है? तरंग का वेग होता है, जिसको हम किससे लिखते हैं? n लैम्डा से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलो। तो ये जो वेग लिखा हुआ है वो किसका है? कण जो कंपन कर रहा है उसी की तो ऊर्जा है कि नहीं है? तो ये उसकी ऊर्जा लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, मैंने लिखा 1/2 m लिख दिया। और इसका जो मान होता है v का मान कितना होता है? अधिकतम a ओमेगा। कितना होता है? तो ये मैंने लिख दिया a ओमेगा। ठीक है, और नीचे क्या लिख दो? यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्षेत्रफल इनटू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? समय लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, अब यार एक गड़बड़ और हो गई। हाँ वो स्क्वायर में है, पर ध्यान रखना ये ऊपर वाला ए कौन सा है? ये है आयाम, और ये क्या है? तो इस क्षेत्रफल को ए से हटा देता हूं मैं, इसको मैं लिख देता हूं एस से। किससे लिख दिया? एस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मामला, है ना। ये ऊपर वाला ए जो है वो क्या लिखा हुआ? आयाम है। और ये क्या लिखा हुआ है? ये एस लिखा हुआ है क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से सुनो। आई इक्वस टू मैंने लिखा यहाँ पर 1/2, ऐसा कैसा लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं? आयतन इंटू घनत्व लिख सकते हैं ना।
आयतन बोलो कितना, घनत्व तो लिख दिया रो। और अगर इसका जो आयतन लिखोगे तो सिलेंडर का आयतन बताओ कितना होगा। ए ए नहीं, हाँ एस इंटू एल होगा कि नहीं होगा। ये लिख दिया एस इंटू एल। आगे बोलो ए स्क्वायर, आगे बोलो ओमेगा स्क्वायर, आगे बोलो एस, नीचे क्या लिखा हुआ है टी लिखा हुआ है। एस से एस क्या हो गया, और लंबाई बटा समय, तो ये लंबाई, ठीक है, और यहां से यहां पहुंचने के समय से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला वेग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, 1/2 रो, वी बाद में लिखेंगे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये वी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये वी कौन सा है, वो वाला वी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, जो तीव्रता होती है उसमें ये वाली राशियां तो नियत होती हैं, ठीक है। तरंग के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं और आप बोल रहे हो, तो हम सबके लिए ये वाला वेग समान है, ठीक है। यहाँ पर इस कमरे के अंदर घनत्व का मान समान है, 1/2 समान है। इसका मतलब हमारी तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, हाँ तो तीव्रता का मान आयाम और आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति पे निर्भर करता है, ठीक है। बनाओ। कोई बात समझ में आई तो बोल देना। हमने जो है क्षेत्रफल को किसे लिखा है, एस से लिख दिया है क्षेत्रफल को, क्योंकि ए हमने जो है आयाम लिखा हुआ है। लिख दिया। तो तीव्रता दो लोगों के बोलने पर तीव्रता का मान उनके आयाम पर निर्भर करेगा और ओमेगा पे निर्भर करेगा, रो वगैरह पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि एक जैसी कंडीशन है, आप बोल रहे हो मैं बोल रहा हूँ, कमरा तो यही है। इसका मतलब घनत्व तो सबके लिए समान है। और आपको पता है किसी की भी तरंग हो, उसका वेग जो होता है आवृत्ति उस पर तो निर्भर करता ही नहीं। तो आपकी जो वेग है तरंग का, वही वेग मेरा भी है, तो वी पे भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ आयाम और कोणीय आवृत्ति पर जो है ये आपका तीव्रता का मान निर्भर करता है, ठीक है। कोई डाउट है, चलो अब लिखो प्रबलता, ध्वनि तरंग की प्रबलता। ध्वनि तरंग की प्रबलता। हाँ भाई, इसमें लिखो नंबर 1 प्रबलता, ध्वनि स्रोत, ध्वनि स्रोत के आकार व आकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि स्रोत की आकार व आकृति पर निर्भर करती है। नंबर 2 प्रबलता ध्वनि की तीव्रता पे भी निर्भर करती है। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता पर भी निर्भर करती है, ठीक है। नीचे लिखो इसका मात्रक, किसका, प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है।
इसका मात्रक डेसिबल होता है। सुना है क्या? कहाँ सुना है? अभी क्रिकेट मैच हो रहे थे ना, तो लिखा आता था उसमें, क्रिकेट मैच में लिखा आता था स्टेडियम में जो है कितने डेसिबल का शोर हो रहा है। ठीक है। वर्ल्ड कप में जो है वो कितना था आपका, 110 120 तक जा रहा था वो। ठीक है। अब लिखो आप लोग, देखो इधर ध्यान से सुनो। जो आपके ये आपके प्रबलता होती है, इसको लाउडनेस बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको एल से लिखते हैं। ये एल समानुपाती लॉग आई होता है ये। ठीक है। या इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखा जाए तो आंसर होता है 10 log आई अपॉन आई नॉट के इक्वल। ठीक है। लिखो एक बार फॉर्मूला। प्रबलता लाउडनेस का फॉर्मूला एल इक्वल्स टू 10 log आई अपॉन आई नॉट। ठीक है। सबसे पहले जो बात करें किसकी, नंबर एक, आई नॉट। इस आई नॉट का मान जो है 10 की घात -12 हो। कितना हो? आवाज नहीं आ रही। 10 की घात -12, इसका मात्रक क्या होगा, देखे देख के बताओ यहां से। ऊपर एनर्जी जूल में लिखी होगी, नीचे लिखा होगा आपका क्षेत्रफल, और ये लिखा समय सेकंड में। जूल बटा सेकंड क्या होता है? वाट। और इसको किससे, क्षेत्रफल से डिवाइड कर दे, इसका मात्रक होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ये अगर आपकी तीव्रता है तो ये न्यूनतम तीव्रता है, इससे कम तीव्रता नहीं हो सकती है। ये सबसे कम तीव्रता है, 10 की घात -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, दहली तीव्रता। देखो सामने इसके दहली तीव्रता। हाँ अब देखो सब इधर ध्यान से देखो। अगर ये दहली तीव्रता का मान 10 की घात -12 लिखना है हमेशा, अरे बोलो। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जो तीव्रता आ रही है इस कमरे में वो भी कितनी है, 10 की घात -12 ही है, कितनी है? आवाज नहीं आ रही। तो 10 की घात -12 को 10 की घात -12 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? लॉग एक की वैल्यू कितनी होती है? तो सारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो लाउडनेस जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। कितनी लाउडनेस होगी? जीरो। ये सबसे कम की कंडीशन बन गई। ठीक है। नंबर दो चलते हैं, देखो इधर ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये तो मान पता चल गया आपको, इस आई का मान जो है वो मैं लिख देता हूं 10 की घात -11। कितना लिखा? अब यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा हूं, या एक बार लिख दी है ना। 10 की घात -11 लिख दिया, तो देखो 10 की घात -11 डिवाइड बाय 10 की घात -12, कितना बचा? 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? एक को इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब लाउडनेस आएगी कितनी, 10 डेसिबल। कितनी आएगी? 10 डेसिबल को बोलते हैं फुसफुसाना। क्या बोलते हैं? किसी के कान में धीरे से बोल रहे हो आप, बोलो भाई। सबसे कम आवाज जो आएगी वो है ये, लिखो। ठीक है। ये सबसे कम आपकी आवाज है, जब कोई किसी के कान में धीरे से आप बातें करते रहते हो बैठे बैठे। ठीक है। विस्परिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी में आपकी फुसफुसाहट। ठीक है। धीरे धीरे बात कर रहे हो, ये आपका सबसे कम जो है वो लाउडनेस है। ठीक है। अगर मान लो नंबर तीन, आई का मान जो है वो 10 की घात -6 कर दें, कितना कर दें? आवाज नहीं आ रही। इसके पीछे लिख दिया ना फुसफुसाहट, मैं भी लिख देता हूँ फुस। समझ लेना, मुझे नहीं लिखा क्या क्या लिखना, लिख दिया पर मैंने ना। आई इक्वल टू 10 की घात -6, यहाँ लिखा 10 की घात -6, 10 की घात -12 डिवाइड किया तो
10 की घात 6 का log 10 की घात 6 मतलब 6, 6 को गुणा किया। समझ में आती है ना बेटा ये तो बात। ऊपर बचा 10 की घात 6, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है ना, तो इस 6 पावर है तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। 6 को इससे गुणा किया तो एल का मान जो है वो कितना आएगा, 60 डेसिबल होगा। ठीक है, ये आपके जो है मधुर ध्वनि है। ठीक है, जो आपके कानों को सुनने में अच्छी लगे, जैसे अपन बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर बात कर रहे हैं तो ये जो है वो कितनी है आपकी 10 की घात -6 तीव्रता होगी। इस कंडीशन में जो है लाउडनेस, तीव्रता, प्रबलता का मान जो है वो आपका 60 डेसिबल होगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। आई का मान अगर 10 की घात -7 कर दें, अब बोल दो कितना आंसर आएगा। एल इक्वस टू जो है वो आपका 70 डेसिबल होगा कि नहीं होगा, ये शोर है। क्या है ये, अब शोर होने लग गया है। ठीक है, कोई चिल्लाने लग जाए, 10 की घात -7 इंटेंसिटी है उसकी। क्या, 10 की घात -5, सही है, तुम सही कह रहे हो, है ना। ठीक है भाई। नंबर 5, आई का मान जो है वो 1 कर दूं मैं, तो 1/10 की घात -12, ऊपर क्या आ जाएगा, तो जो 120 डेसिबल आ जाएगा। ठीक है, इनटॉरेबल साउंड है ये आवाज आप सहन नहीं कर पाओगे, कान के पर्दे फट जाएंगे, ऐसा बोलते हैं, है ना। पर अभी स्टेडियम में देख रहे थे 120 आ रही थी वहां पे आवाज, पर कान के पर्दे किसी के भी नहीं फटे, है ना। ठीक है, इसके पीछे लिख देना असहनीय ध्वनि। ठीक है, इसके बाद बस खत्म है खेल। ठीक है, ऐसा बोलते हैं यार। ठीक है, पर जो है अभी देखा अपन ने, प्रैक्टिकल देखा है मैच के, उसमें जो है 120 डेसिबल की साउंड थी, लोग सुन रहे थे आराम से। पर बस इसके बाद ऐसा बोलते हैं जी मिचलाने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं लोगों को, इससे ज्यादा अगर आवाज होगी तो। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। जैसे अगर बात करें, एक तो शेर दहाड़ रहा है और एक मच्छर भिनभिना रहा है, तो किसके लिए लाउडनेस ज्यादा है, शेर की लाउडनेस ज्यादा है। ठीक है, पर किसका तारकत्व ज्यादा है, तारकत्व किसका ज्यादा है, तो तारकत्व का मान किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तारकत्व ज्यादा होगा। ठीक है, और जो कर्कश ध्वनि, देखो कर्कश वर्ड कहीं भी नहीं आया, कर्कश ध्वनि जो है वो किस पे निर्भर करती है, तारकत्व पे निर्भर करती है। किस पे, आप शेर चिल्ला रहा है उसकी आवाज सुन लोगे आप, ठीक है, पर अगर कोई लड़की चिल्लाएगी तो उसकी आवाज नहीं सुन पाओगे आप। अरे है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, क्योंकि लड़कियों की आवृत्ति जो है वो लड़कों की तुलना में ज्यादा होती है, तो कान बंद करने पड़ेंगे आपको। होता है ना ऐसा। मैं नहीं बोल रहा तो मेरे ऊपर मत आना भाई, ऐसा ऐसा ऐ- 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 ऐसा लिखा हुआ है ये, प्रैक्टिकली है ना, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तारकत्व ज्यादा होगा। ठीक है, और तारकत्व जितना ज्यादा होगा उतनी कर्कश ध्वनि बनेगी। ठीक है, पर ये भी सही बात है, लड़कियों की ध्वनि कर्कश कहाँ होती है, हाँ? सामान्य बोल रही है तो, और अगर चिल्लाने लग जाए तो फिर हो सकती हो, है ना। चलो फिर तारकत्व वगैरह अपन बाद में बात करेंगे, अभी आप लोग लिखो। आप लिखो अध्यारोपण। हाँ भाई, अब तरंगों को अध्यारोपित करेंगे, अध्यारोपित करके जो है अलग अलग फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अध्यारोपण में पहला लिखो आप व्यतिकरण। आज का टॉपिक है अपना व्यतिकरण। ठीक है, क्या होता है व्यतिकरण, कोई बता सकता है क्या।
चलो कोई नहीं, मैं लिखा रहा हूं। लिखो व्यतिकरण। सबसे पहले अध्यारोपण में नंबर 1 व्यतिकरण। व्यतिकरण में लिखो, जब दो समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगे, कला संबद्ध, अभी बता दूंगा क्या होता है। जब दो समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगे एक ही दिशा में गति करते हुए, एक ही दिशा में गति करते हुए आपस में अध्यारोपित होती है, आपस में अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता व आयाम, परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम, तीव्रता व आयाम मूल तरंगों की तुलना में, मूल तरंगों की तुलना में घट या बढ़ जाता है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है। दो तरंगे होनी चाहिए जिनकी आवृत्ति कैसी हो, समान हो, एक ही दिशा में गमन कर रही हो दोनों तरंगे। ठीक है। और एक और बात लिखाई है, कला संबद्ध। क्या लिखाई है? कौन बताएगा कला संबद्ध क्या होता है? हाँ, चलो नीचे लिख दो कला संबद्ध तरंगे। नीचे लिखो कला संबद्ध तरंगे। वे तरंगे जिनके मध्य कलांतर का मान, जिनके मध्य कलांतर का मान समय के साथ नियत बना रहता है। मतलब मान लो दोनों तरंगों के बीच में 30 डिग्री का कलांतर है, कितना है? तो हमेशा कितने का बना रहे? 30 का ही बना रहे। ठीक है। 60 डिग्री का कलांतर है तो 60 का ही बना रहे। ठीक है। समय के साथ नियत बना रहता है, कला संबद्ध तरंगे कहलाती है। कला संबद्ध तरंगे कहलाती है। ठीक है। दो भिन्न भिन्न स्रोतों से, इसी में लिखो दो भिन्न भिन्न स्रोतों से कभी भी कला संबद्ध तरंगे प्राप्त नहीं हो सकती। दो भिन्न भिन्न स्रोतों से कभी भी कला संबद्ध तरंगे प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है। अरे ठीक है ना। जैसे जैसे स्कूल में क्या होता है, बच्चे प्रेयर करते हैं, आप भी प्रेयर करते हो, तो क्या हो रहा है, गाना एक ही गा रहे हो आप, प्रार्थना एक ही कर रहे हो। ठीक है। पर आवाज जो है बढ़ तो जाएगी, पर वो आपस में मिक्स होके एक आवाज कभी भी सुनाई नहीं देगी। दो अलग अलग स्रोत होंगे तो उनसे कभी भी जो है वो तरंगे जो है उसकी प्रबलता बढ़ सकती है। सब सब चिल्ला रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रबलता तो बढ़ सकती है, पर ऐसा नहीं है कि बढ़ के सिर्फ आपको एक ही आवाज सुनाई दे। पर अगर मान लो एक ही स्रोत है, उस स्रोत की दो तरंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो तरंगे जो है वो कला संबद्ध रहती है। वो कला संबद्ध होगी तो उस कंडीशन में उनके बीच में कलांतर का मान नियत बना रहेगा। तो उस कंडीशन में प्रबलता तो बढ़ेगी सही, पर साथ में जो तरंग सुनाई देगी वो एक ही सुनाई देगी आपको। और उसकी आवृत्ति, सॉरी आवृत्ति नहीं, उसकी तीव्रता और उसका आयाम जो है आपको बढ़ा हुआ सुनाई देगा। ठीक है। वो तरंगे क्या होती है आपकी कला संबद्ध तरंगे। ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो अब देखो इधर ध्यान से, हम बात करें व्यतिकरण की।
दो तरंगों की बात करूं, एक तरंग है y इक्वस टू, इसका आयाम है कितना, a 1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये तरंग है, ठीक है। दूसरी तरंग है y2 इक्वस टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2 लिख, या एक को हटाते हैं, एक को बस ओमेगा टी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कितना कलांतर हो गया, फाई का कलांतर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये फाई का कलांतर हमेशा बना रहना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, जब इन दोनों तरंगों को अध्यारोपित करोगे तो एक नई तरंग बन जाएगी, नई तरंग होगी आपकी y1 प्लस y2 के इक्वल। y इक्वल टू लिखूंगा तो ये लिखा मैंने a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस इसे लिख रहे हैं तो ये लिखा मैंने a2, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, साइन a प्लस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखूं इसको बताओ, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, y इक्वस टू, एक तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको इधर लिख देते हैं, कॉमन लो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो, साइन ओमेगा टी जो है, तीन अलग अलग लिखे हुए हैं, एक बार पूरा लिख देता हूँ, a1 साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव लिखा हुआ है प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। बोलो बेटा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी, बोलो, और इसे क्या लिख सकते हैं, a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ऐसा का ऐसा आप जो है वेक्टर में भी करते थे, इसको जो साइन के आगे लिखा होता है उसको एक नया नाम देते हैं, इसको लिखते हैं a कॉस थीटा, क्या लिखते हैं, आवाज नहीं आ रही, मान बताओ a कॉस थीटा का मान कितना है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, ठीक है। और जो कॉस के ओमेगा टी के आगे लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं a साइन थीटा, मान बताओ, a2 साइन फाइव लिखा हुआ, ठीक है। ये a जो है वो परिणामी तरंग का आयाम है, क्या है ये, तो अगर परिणामी तरंग का आयाम निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर करके जोड़ो, क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस थीटा, सॉरी, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर भी स्क्वायर करो, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस, इस पूरे का स्क्वायर करना है, पहले a1 का स्क्वायर, a1 स्क्वायर, फिर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू a1 a2 कॉस फाइव आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बोलो बेटा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, पक्का। चलो फिर देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे देखो, इधर इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, चलो तो देखो, एक तो लिखा हुआ है a1 स्क्वायर, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ गया, a2 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो गया, प्लस टू a1 a2 कॉस फाइव, चलेगा। तो आयाम का फॉर्मूला क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस, ये नया है क्या फॉर्मूला आपके लिए, ये तो अपन सदिश में जो जोड़ने का फॉर्मूला होता है,
ठीक है, सदिश का जो परिमाण निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई होता है क्या नहीं होता है। तो ये आपका परिणामी तरंग का आयाम निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कोई डाउट है। चलो फिर देखो इधर ध्यान से, अगर आपको परिणामी तरंग जो है उसके लिए फेज निकालना है, मतलब उसकी कला निकालनी है, कहाँ थी उसकी कला, ये रही थीटा, है ना। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं साइन बटा कॉस पर, वो अपने काम की नहीं है तो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, आयाम अपने काम आता है, आयाम लिख दिया। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, दो तरंगे थी, है ना, दो तरंगों की आवृत्ति समान थी। बोलो, आवृत्ति समान होगी तो ओमेगा भी समान होगा कि नहीं होगा। तो ओमेगा भी समान होगा तो तीव्रता का मान सिर्फ किस पे निर्भर करेगा, क्या बताया था, तीव्रता समानुपाती ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो समान ही है दोनों का, इसका मतलब क्या हो गया। तो देखो, आई का फॉर्मूला बाकी सब नियतांक है तो उनको लिख देता हूं के से, क्या लिख दिया, और पीछे क्या लिख दिया, ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने तीव्रता लिख दी है यहाँ पे, सारी राशियां 1/2 इसमें आ गया, रो इसमें आ गया, वी इसमें आ गया, ओमेगा भी समान है वो भी नहीं है तो इसमें आ गया, सिर्फ दोनों तरंगों के आयाम अलग अलग हैं कि नहीं है। ठीक है, ये तीव्रता है। इस वाले फॉर्मूले को देखो, दिख रहा है, इसको नहीं, इसको देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ठीक है, मैं इस पूरी समीकरण को गुणा कर देता हूं किससे, के से, किससे गुणा कर दूं, पूरी समीकरण को के से गुणा कर देता हूं, तो इससे गुणा होते ही के आ जाएगा, ये भी के हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा, यहां भी के लिखना है इसके साथ, तो के पूरा नहीं लिख के रूट के और रूट के लिख दो, हो गया ना के। अरे बोलो, अब बताओ ये क्या बन गया, परिणामी तरंग की तीव्रता बराबर पहली तरंग की तीव्रता दूसरी तरंग की तीव्रता प्लस 2 रूट I1 लिखा हुआ है ये, देखो इसका रूट करोगे तो रूट के ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, रूट I2 लिखा हुआ है, पीछे कॉस फाई आ जाएगा। तो आपको परिणामी तरंग की तीव्रता निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकालना, और आयाम निकालना है तो इस फॉर्मूले से। अब लिखो इसको, पूरा लिखने की जरूरत है क्या, छोड़ो तो यार, क्या दिक्कत है। क्या करोगे मैं बताता हूँ आपको, आप लिखोगे एक तरंग दो तरंग दोनों का जोड़, इतना लिख दो। ठीक है, नया फॉर्मूला नहीं है आयाम का, वही आपका सदिश वाला फॉर्मूला है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
बना दिया। परिणामी तरंग का आयाम तो रूट ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तीव्रता निकालनी है तो I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos फाई, है ना। ये परिणामी तरंग की तीव्रता हो गया। अब देखो सुनो इधर ध्यान से, तरंगे तो किसी भी कोण पर हो, मतलब उनके बीच में कलांतर का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पर हम जो है दो तरह के यहाँ पर जो है अध्यारोपण करेंगे, एक तो 0 डिग्री वाला और एक कौन सा, एक 180 वाला, ठीक है। जब 0 डिग्री पर अध्यारोपण होता है तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण, क्या बोलते हैं। और 180 डिग्री पर अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण, क्या बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है ये दो ही तरह का हो, उनके बीच में तो कलांतर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर दो जो आदर्श स्थितियां हैं सबसे पहले अपन उसको समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, एक ही पेज पे लिख दोगे ना दो तरफ, है ना। दोनों को साथ लिखोगे तो याद रहेगी बातें यार। कॉपी को बीच में से मोड़ लो, पेज को बराबर भाग में बांट लो, ठीक है। आप बोर्ड पे देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले एक तरफ लिखना, आप तो लिखो ही मत, अभी बोर्ड पे देखो, समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। बेटा यार बोलो नहीं, समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, तरंगे ऐसे अध्यारोपित हो, एक तरंग तो ये है, बोलो बेटा। दूसरी तरंग भी आपको पता है कि अपने को आवृत्ति तो समान ही रखनी है ना, समान आवृत्ति रखनी है तो तरंग जो है एक ही बिंदु से यहां तक की होनी चाहिए, और उसका आयाम छोटा बड़ा कर सकते हो आप, ये लो, इसका आयाम मैंने छोटा कर दिया। दोनों साथ में 0 हो रही है, दोनों साथ में अधिकतम हो रही है, फिर साथ में 0 हो रही है, फिर साथ में अधिकतम हो रही है, फिर साथ में 0। इस व्यतिकरण को बोलेंगे समपोषी व्यतिकरण, क्या बोलेंगे। जब इस तरह का व्यतिकरण होगा तो परिणामी तरंग का आयाम बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये आयाम मान लो इसका A2 था, ये वाला आयाम जो है कितना था, A1 था। मैंने बेटा इसी के ऊपर आना चाहिए पर बताने के लिए अलग अलग बना दिया, वरना एक ही जगह पर है दोनों, ये है ना। और जो आपका बड़ी तरंग है उसका आयाम यहाँ बना देता हूँ, इसका आयाम कितना है, कैपिटल A है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार का अगर व्यतिकरण हो रहा है इसको बोलेंगे समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, क्या लिखा, कलांतर का मान जो होना चाहिए या तो 0 डिग्री हो, बोलो, या फिर 2 पाई हो, 180 नहीं 360, या फिर 4 पाई हो, या फिर 6 पाई हो, या फिर 8 पाई हो। इस तरह का अगर कलांतर होता है मतलब 2n पाई के इक्वल, किसके इक्वल, आवाज नहीं आ रही, एन का मतलब कुछ भी 1 2 3 4 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाले अगर आपका जो है यहाँ पर कलांतर होगा तो ये क्या होगा, आपका समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन है। मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो, एक तरंग यहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरी तरंग भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इनके बीच में कलांतर कितना हो गया, 0 डिग्री। अरे बोलो, एक तरंग यहां से स्टार्ट हो रही है और दूसरी तरंग यहां से स्टार्ट हो, फिर वापस इधर ही जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे बोलो, तो देखो कितना कलांतर हो गया इसके बीच में, 2 पाई का। एक तरंग यहां से स्टार्ट हो रही हो और एक तरंग यहां से स्टार्ट हो रही हो, ये गया, बोलो, तो ये आपका 2 पाई, 2 पाई 4 पाई,
एक ये वाली तरंग यहां से स्टार्ट हो रही हो, एक वहां से स्टार्ट हो रही हो, बोलो बेटा। तो कुल मिला के दोनों साथ ही जा रही है कि नहीं जा रही यहाँ तो। ये जो है ये क्या है आपका समपोषी व्यतिकरण है। क्या है ये? अब मुझे बताओगे कि कलांतर अगर ये दे रखा है तो समयांतर कितना होगा? दोनों के बीच में समय का अंतर बताओ। 0, कैपिटल टी, बोलो। 2T, 3T, 4T, पूरा टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका इस तरह का हो, मतलब क्या लिख दूं इसको, NT हो, तो ये आपका समयांतर होगा। ठीक है। पथांतर कितना होगा? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा। ये कंडीशन है, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, ये समपोषी व्यतिकरण की स्थिति है। क्या है ये? समपोषी व्यतिकरण। ठीक है। अब जल्दी से बताओ आयाम का क्या आंसर आएगा, आयाम का फॉर्मूला बोलो। रूट cos 0। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। ये किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a+a2 का रूट से ये होल स्क्वायर क्या हो गया? इसका मतलब जो आयाम आएगा इस स्थिति में अधिकतम आता है। कितना आता है? A1+, इसका मतलब समपोषी व्यतिकरण में आप आयाम निकालना है तो तरंगों को उनके आयामों को सीधा ही जोड़ दोगे तो ये आयाम आ जाएगा। ठीक है। चलो तीव्रता बोलो। cos 0 तो 1 हो गया। ये किसका होल स्क्वायर है? √I1 + √I2 का होल स्क्वायर है। अरे है क्या नहीं? इसका मतलब जो तीव्रता आएगी कितनी आएगी? √I1 √I2, इसका ये आपका समपोषी व्यतिकरण की स्थिति है। समझ आई बात? एक तरफ बनाना, आधे पेज में एक ही तरफ बनाना। मोड़ लेना पेज को। ऐसा गोल नहीं बनाते हैं ग्राफ, इसका देखिए ऐसा बनना चाहिए। ठीक है अब तो बन गया।
हो गया। दूसरा लिखो विनाशी व्यतिकरण। बेटा यार बोलो मत, सुनो इधर। एक तरंग तो ऐसे आए, ठीक है। दूसरी तरंग जो है वो इसके विपरीत आ जाए ऐसे। ठीक है, इसका आयाम A1 है, इसका आयाम जो है वो A2 है। तो एक दूसरे के विपरीत आ गया ना, तो जो परिणामी तरंग बनेगी उसका आयाम बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, तो परिणामी तरंग ऐसी आएगी। ये होगा परिणामी तरंग का आयाम A। तो बताओ आयाम बढ़ गया कि कम हो गया? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आई ना, आयाम क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है। अब चलो बताओ, ये दोनों तरंगों के बीच में कलांतर कितना है? जीरो, जाने कौन बोल रहा है? पाई का कलांतर है, कितना है? देखो एक तरंग यहां से स्टार्ट है और दूसरी तरंग यहां से स्टार्ट है, यूं जाए, अरे बोलो, फिर नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? यहां से यहां तक कितना हो गया, ये पाई। ठीक है। फिर 3 पाई, फिर 5 पाई। बहुत है, बहुत है। क्या लिखूं यहाँ पर? 2n+1 पाई। कितना होगा? ठीक है, एन का जीरो से स्टार्ट करो आप लिखना। एन की वैल्यू जीरो लिखोगे तो पाई आ जाएगा, एन की वैल्यू एक लिखोगे तो आपका 3 पाई आ जाएगा, दो लिखोगे तो 5 पाई आ जाएगा, है ना। चलो, समयांतर बताओ। यहां से यहां तक का समय T/2, 3T/2, 5T/2। ठीक है। कितना लिखो बताओ इसको? 2n+1 T आ जाएगा। ठीक है। पथांतर बोलो। ये तो एक जैसे होते हैं दोनों। 5 λ/2 या फिर 2n+1। इस स्थिति में जो आयाम आता है वो न्यूनतम आता है, बड़े में से छोटे को माइनस करो। ठीक है। तीव्रता भी लिखोगे तो न्यूनतम आएगी, √I1, √I2। बनाओ।
लिख दिया। लिख दिया। चलो तो हो जाओ स्टार्ट, सवाल करो। बोलो नहीं यार अब। लिखो दो तरंगों के आयाम, दो तरंगों के आयाम, आयामों का अनुपात, आयामों का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। तो व्यतिकरण के पश्चात अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। ठीक है। देखो एक सीधी सी बात है, सुनो इधर। आयाम का स्क्वायर कर दोगे तो तीव्रता बन जाएगा। अरे है कि नहीं। अनुपात की बात करें तो आगे वाला के तो कैंसिल होगा ही सही। ठीक है। आयाम का स्क्वायर करते हैं क्या बन जाता है, तीव्रता। या तीव्रता दे रखी है तो उसका रूट करते हैं क्या बन जाता है, आयाम बनता है कि नहीं बनता है ना। तो देखो इधर ध्यान से, आयामों का अनुपात बताओ। 3:5। अब इनको जो है, अगर अधिकतम आयाम चाहिए आपको और न्यूनतम आयाम चाहिए आपको, अधिकतम के लिए दोनों को जोड़ लो। बोलो। न्यूनतम के लिए माइनस कर लो तो 2 आ जाएगा। कैंसिल किया तो कितना आ गया, 4/1 आ गया। इस आयाम का स्क्वायर कर दोगे तो तीव्रता बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात आएगा, कितना आएगा, 16, या 4/1 का स्क्वायर कर दिया, 16/1 आ जाएगा। ठीक है। बन गया। अब इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। ठीक है। अभी क्या दे रखा था आपको, आयामों का अनुपात। अब लिखो दो तरंगों के लिए, दो तरंगों के लिए तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रताओं का अनुपात 25:36 है। 25:36 है। तो व्यतिकरण के पश्चात, व्यतिकरण के पश्चात अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। हाँ क्या हो गया तो, व्यतिकरण के पश्चात अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। ठीक है। अब सुनो इधर, इधर देखो। आपको दो तरंगों के लिए तीव्रता दे रखी है। बोलो। तो या तो आप इन दोनों तरंगों की तीव्रताओं को रूट करके जोड़ोगे। बोलो। तो अधिकतम आ जाएगी। और रूट करके माइनस करोगे तो न्यूनतम आ जाएगी, है ना। पर ऐसे करना नहीं है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखो इधर ध्यान से सुनो। सबसे पहले तीव्रताओं का अनुपात बताओ। बोलो। 25:36। तो आयामों का अनुपात बता दो। हाँ बस ये बन गया, आयाम ही बनते हैं रूट करते ही। ये रूट करते हैं आयाम बन जाता है ये। बोलो। कितना आ गया, 5/6 आ गया। अब आपका सवाल यहां से स्टार्ट हुआ था, ये वाला। ये एक स्टेप ऊपर से स्टार्ट हुआ, रूट करके बन गया।
अब तो ऐसे ही करना है, क्या करोगे, ए अधिकतम ए न्यूनतम, कितना आ जाएगा, जोड़ो, 11/1 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर कर दो तो आई मैक्सिमम आई मिनिमम कितना आ जाएगा बताओ, 121/1 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो आपको अगर आयाम का ही अनुपात दे रखा है तो डायरेक्ट जोड़ लो घटा लो। तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है दोनों तरंगों के लिए, तो क्या करोगे, पहले रूट करो तो आयाम का अनुपात बन जाएगा, फिर जोड़ लो घटा लो, फिर वापस स्क्वायर कर दो, अधिकतम न्यूनतम तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब उल्टा करेंगे सवाल को। अभी दोनों तरंगों की तीव्रता से आप अधिकतम न्यूनतम तीव्रता बना रहे थे, अब अधिकतम न्यूनतम तीव्रता से दोनों तरंगों की तीव्रता बना हुआ है। ठीक है, लिखो सवाल। व्यतिकरण के पश्चात अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना लिखूं, 49 और 36 है। ठीक है, तो दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात होगा। अब आपको आई मैक्सिमम आई मिनिमम दे रखा है, क्या निकालना है, I1 I2 निकालना है ना। उल्टा हो गया क्वेश्चन, ये दे रखा है आपको नीचे वाला आंसर, ऊपर जाना है। उसकी कॉपी में क्या देख रही है, खुद करे ना। दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात होगा। हो गया, मैं ही कर दूं, क्या करूं। चलो देखो, सबसे पहले आपको अनुपात दे रखा है आई मैक्सिमम आई मिनिमम का, कितना मान है, 49 36, यही है। चलो, इससे मैं आयाम बना देता हूं, अधिकतम न्यूनतम आयाम, रूट कर दो, 7/6। अधिकतम आयाम होता है A1 + A2, न्यूनतम आयाम होता है A1 - A2। बोलो, इनको गुणा किए इधर तो 7A1 - 7A2 बराबर 6A1 + 6A2। ठीक है, इसको इधर ले आता हूं तो 7A1 - 6A1 बराबर, इसको उधर भेज दिया तो 6A2 + 7A2। इधर आ गया आपका 1A1, इधर आ गया 13A2। A1/A2 का अनुपात आ गया 13:1। वापस स्क्वायर कर दो तो I1 I2 का अनुपात आ जाएगा 169/1। ऐसा आ रहा है तो ठीक है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। लिखो, व्यतिकरण प्रारूप की कोटि 60% है। व्यतिकरण प्रारूप की कोटि 60% है। तो दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात होगा। ठीक है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात होगा। ठीक है, मैं कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले व्यतिकरण प्रारूप की कोटि का क्या मतलब होता है। इसका फॉर्मूला होता है व्यतिकरण प्रारूप की कोटि बराबर आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इंटू 100। ये होती है आपके व्यतिकरण प्रारूप की कोटि का फॉर्मूला। बोर्ड पे देखो सब, कितने प्रतिशत है? 60। उस 100 को नीचे लिख देता हूं यहाँ, चलेगा? इक्वस टू क्या लिखा है बोल के बताओ। आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ठीक है, कैंसिल किया तो 3/5 आ जाएगा। बोलो, इसको इधर गुणा करो। 3 आई मैक्सिमम, बोलो ना यार, 3 आई मिनिमम बराबर 5 आई मैक्सिमम 5 आई मिनिमम। ठीक है, इस मैक्सिमम वाले को इधर भेज देता हूँ, मिनिमम वाले को इधर भेज देता हूँ। वो मिनिमम वाला इधर आ जाएगा तो 8 आई मिनिमम हो जाएगा। बोलो, ये उधर जाएगा तो 2 आई मैक्सिमम हो जाएगा। हो जाएगा। और मैक्सिमम बटा मिनिमम का अनुपात लिखोगे तो 8/2 आ जाएगा, मतलब 4/1। समझ गए? इतना करने के बाद आप यहां पहुंच चुके हो। अरे है कि नहीं? अब ये काम फिर से करना है आपको। समझ गए? चलो, आयामों का अनुपात बताओ। बोलो। 2/1 यहाँ ये लिख दिया आपने। आयाम क्या होता है? A1 + A2 अपॉन -A2 गुणा करो। 2A1 - 2A2 इक्वल्स टू A2। इस A1 को इधर भेज दो, क्या बचेगा? ठीक है, इसको उधर भेज दो। ठीक है, इधर आ गया आपका A1, इधर आ गया 3A2। ठीक है ना? A1/A2 3:1। I1/I2 9:1। ठीक है, देख देख के मत लिखो यार, कोशिश तो करो, कुछ भी नहीं है इसमें। इधर उधर गुणा ही तो करना है।
बन गया। बना दिया। अगला सवाल लिखो। आधा लिखा ही नहीं, देख के लिख लो, कोई बात नहीं। अगली क्लास में बात करेंगे। अब डेली आएगी क्लास।